Hello, good morning, students. So, this is your mentor Rajesh Nagdive, and we are in the course probability, right? In this particular video, we will discuss about the winning and losing problems that are based on the use of infinite GP and probability. See, probability में हमने ये देखा था कि क्लासिकल अप्रोच वर्क नहीं करता अगर आपका सैम्पल स्पेस फाइनाइट नहीं है। तो ये जो प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे ना, यहाँ पे सैम्पल स्पेस फाइनाइट नहीं होगा, ठीक है, इनफाइनाइट सैम्पल स्पेस होगा। क्योंकि अभी जो हम थ्रो करने वाले कॉइन को या डाई को, तो वो थ्रो करने के टाइम पे हमें ये नहीं मालूम कि कहाँ जाके हमको रुकना है, कब तक हमको थ्रो करते जाना है। क्योंकि जब तक कोई जीतेगा नहीं या कोई हारेगा नहीं, तब तक हमको गेम को कंटिन्यू रखना है। गेम क्या है? थ्रोइंग अ कॉइन और थ्रोइंग अ डाई टू गेट सम पर्टिकुलर आउटकम्स। ये गेम रहेगा इस बार, करेक्ट है। तो बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इन्फिनाइट जीपी का यूज़ होगा। अब इन्फिनाइट जीपी के बारे में पहले बता देता हूँ। देखिए, ये आर स्क्वायर लाइक दैट, ये इन्फिनाइट जीपी होती है। ये फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट ए, और कॉमन रेशो आर होता है, करेक्ट है। फर्स्ट टर्म ए हो गया और कॉमन रेशो आर। तो जो सम होगा ना, इन्फिनाइट सम ऑफ इन्फिनाइट जीपी, इन्फिनाइट जीपी की बात करो, बस यही काम आएगा हमको, nth टर्म का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो सम ऑफ इन्फिनाइट जीपी इज गिवन बाय ए अपॉन 1 माइनस आर। बस ये सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ यूज करना है और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रॉब्लम से। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज दैट? A and B throw a die alternatively. So there are the two players, okay, and they are throwing a die alternatively. A and B are the players, and the first who throws 6 will win. जिसने पहले 6 थ्रो कर दिया, गेम वहाँ रुक जाएगा और ये मानेंगे कि जिसने 6 थ्रो किया है वो गेम को जीत लिया है और दूसरे ने हार लिया है, ठीक है। Find their chances of winning if A starts. A ने स्टार्ट किया है, मतलब सबसे पहले A थ्रो करेगा डाई को, और अगर 6 आ गया तो गेम यही खत्म हो जाएगा। अगर 6 नहीं आया तो अब चांस मिलेगा B को। अब B ने थ्रो किया और उसको अगर 6 मिला तो गेम यहाँ खत्म हो जाएगा, B जीत जाएगा। लेकिन B ने भी थ्रो किया, जरूरी नहीं है 6 आएगा। तो अगर B ने थ्रो किया और 6 नहीं आया तो फिर से चांस मिलेगा A को, and in that way the sample space will continue. So therefore it is not a discrete sample space. Got the points? तो क्लासिकल अप्रोच यहाँ पे काम नहीं आता है। तो फिर अब एग्जामेटिक अप्रोच से हम इसको कैसे बनाएंगे वो भी पता चल जाएगा। तो एक काम करते हैं, ए थ्रो 6, उसकी प्रोबेबिलिटी ए विंस द गेम में, ए थ्रो 6, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी थ्रो 6, इसकी भी प्रोबेबिलिटी होगी 1/6। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट 5/6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट 5/6। अब ये ए नॉट क्या है? ए नॉट का मतलब है, देखिए ए क्या है, व्हेन ए थ्रो 6, इसको मैंने पी ऑफ ए से रिप्रेजेंट किया है। तो पी ऑफ नॉट ए क्या रिप्रेजेंट करेगा? व्हेन ए नॉट थ्रो 6 के अतिरिक्त कोई दूसरा नंबर आ गया है तो 6 के अतिरिक्त बचे हुए 5 नंबर्स आएंगे, 1 2 3 4 और 5, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/6। तो बी नॉट क्या हो जाएगा? बी थ्रो 6, दैट मीन्स दैट बी नॉट थ्रो 6, ये हो गया, ठीक है सर। अब आप देखते हैं अल्टरनेटिवली स्टार्ट किया है। अल्टरनेटिवली अगर स्टार्ट किया है तो पहले तो ए ने स्टार्ट किया है, तो एक कौन कौन से थ्रो में 6 ला सकता है? एक को चांस मिलेगा फर्स्ट थ्रो में, फिर मिलेगा थर्ड थ्रो में अगर बी सेकंड में जीता नहीं तो, फिर मिलेगा फिफ्थ में, एंड लाइक दैट, करेक्ट है।
So suppose that we want to find out the probability of A wins. A wins, that is A through 6. भाई जब जो 6 थ्रो कर देगा वही विनर कहलाएगा. तो A will win in first, in third, in fifth and like that. ऐसे थ्रो में ये विन होगा. तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और है या तो फर्स्ट में या और किया तो प्लस आ जाएगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन थर्ड, मतलब फर्स्ट में ए जीता नहीं, सेकंड में बी भी जीता नहीं, इंटरसेक्शन लिख देंगे और फिर ए जीत गया. ठीक है. उसी हिसाब से फिफ्थ में आएगा ए नॉट, बी नॉट और ये, और फिर ये लाइक दैट. देखिए, अब क्या मैंने बोला है कि चूंकि गेम को स्टार्ट कर रहा है कौन? ए स्टार्ट कर रहा है. ठीक है. तो ए फर्स्ट थ्रो में जीत जाएगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए थ्रोइंग 6, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन ए थ्रो 6. ये देखिए, ए नॉट का मतलब फर्स्ट थ्रो में 6 नहीं आया. बी नॉट का मतलब जब बी ने सेकेंड थ्रो किया तब भी 6 नहीं आया और थर्ड में 6 आ गया. या फिर फर्स्ट में ए ने 6 नहीं थ्रो किया, बी ने 6 नहीं थ्रो किया, फिर थर्ड में ए ने 6 थ्रो नहीं किया, बी ने भी 6 थ्रो नहीं किया, फिफ्थ में ए ने थ्रो किया, एंड लाइक दैट द थिंग्स विल बी कंटिन्यू. गॉट द पॉइंट? ओके, ये है. अब आते प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब थ्रोइंग 6, ये तो 1/6 हो जाएगा. अब ये चूंकि सब इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स मतलब ए थ्रो कर रहा है और बी थ्रो कर रहा है, ये सब इंडिपेंडेंटली थ्रो कर रहे हैं. Throwing a die in any number of times is always an independent event, means each throw is independent to the previous throw. और कोई भी थ्रो के साथ में अगर हम बात करेंगे तो वो इंडिपेंडेंट होगा. करेक्ट है. हाँ, तो ये 1/6 तो यहाँ पे क्या है? पी ऑफ ए नॉट आ जाएगा इंटू पी ऑफ बी नॉट आ जाएगा इंटू पी ऑफ ए आ जाएगा. उसको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लिख देते हैं. करेक्ट है, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ. तो पी ऑफ ए नॉट तो 5/6, पी ऑफ बी नॉट भी 5/6 और ये 1/6. और बाकी चीज को आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है. इन्फोनाइट जीपी में फर्स्ट टर्म मालूम हो गया और कॉमन रेशियो मालूम हो गया तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म से कॉमन रेशियो भी मिल जाता है. करेक्ट है कि नहीं? हाँ, तो फर्स्ट टर्म तो डिसाइड हो गया, ये फर्स्ट टर्म है. तो इसको अब 1/6, तो यहाँ पे भी जो वो हो जाता ना आपका ए फिर ए आर, ऐसा होता था ए आर स्क्वेयर. तो ए डिसाइड हो गया तो यहाँ 1/6 अलग कर दो और बचा जो क्या 5/6 का स्क्वेयर, तो ये आपका बन जाएगा आर. व्हाट द पॉइंट? तो ये आर बन जाएगा, ये आर 5/6 का स्क्वेयर आर बना. क्लियर है क्या? 5/6 का स्क्वेयर क्या बना? आर. ठीक है, क्योंकि 1/6 ए हो गया था तो इसको रीअरेंज किए 1/6 मतलब ए इंटू आर और पूरा का पूरा ये 5/6 का स्क्वेयर आर होगा. क्लियर है? तो फिर अब इन्फिनिट जीपी का फॉर्मूला आ जाएगा a/1 - आर मतलब 5/6 का स्क्वेयर. और आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. आप कैलकुलेट कर लीजिए. तो कैलकुलेशन में मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/6/1 - 25/36. 1/6/36 में से 25 गया तो 11/36. इसको कैलकुलेट करेंगे 1/6 इंटू 36/11, ये आएगा 6/11. ठीक है, कितना आया? 6/11. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विंस इज 6/11. देखो, देयर आर ओनली 2 प्लेयर्स ए एंड बी. अगर ए की जीतने की प्रोबेबिलिटी 6/11 है तो बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी हम ऑटोमेटिकली निकालेंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ ए हारेगा वहाँ बी जीत जाएगा. तो 6/11 ए की प्रोबेबिलिटी है, सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1 - 6/11 5/11. तो ये बी के जीतने के चांसेस 5/11 है और ए के जीतने के चांसेस 6/11. क्योंकि ए स्टार्ट कर रहा है इसलिए उसको ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है जीतने की. करेक्ट है कि नहीं? ओके, आई होप दैट इसमें कोई इशू नहीं आया होगा. ये इंटरसेक्शन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा.
ये फर्स्ट थ्रो के लिए, सेकंड थ्रो के लिए, थर्ड थ्रो के लिए। नॉट का मतलब इसमें 6 नहीं आया, बी ने थ्रो किया तब भी 6 नहीं आया, फिर ये आया। करेक्ट है कि नहीं? लेकिन ये हम पॉसिबिलिटीज़ को सर्च आउट कर रहे हैं, हमें एग्जैक्टली नहीं मालूम कहाँ पे होगा। करेक्ट है नहीं? कहाँ पे जाके गेम रुकेगा, 6 आने पर गेम रुकेगा, लेकिन 6 कौन से थ्रो में आएगा ये हमें नहीं मालूम है। करेक्ट है? हाँ। अब ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे, ए बी जो भी थ्रो करेंगे डाई को इंडिपेंडेंट्स होंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और लाइक दैट ये चलते रहेगा। लेकिन चूंकि इन्फिनाइट जीपी में फर्स्ट 2 टर्म से ही हमें फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन रेशियो क्या है, तो देखो ये ए बन गया, तो इसको रीअरेंज करो ए इंटू आर के रूप में, तो ए तो 1/6 है, तो ये पूरा आर बनेगा। करेक्ट है? हो गई बात क्लियर? चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, 2 ही वेरिएबल में। Now here is the second question. Look at the question. A and B throw a pair of dice alternatively. ठीक? One who threw a total of 9 wins. If A begins, find the chance of B winning the game. A गेम को स्टार्ट कर रहा है, लेकिन मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विनिंग द गेम निकालना है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल लिया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी निकल सकता है, या फिर दूसरा तरीका डायरेक्टली आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल सकते हैं। दोनों पॉसिबिलिटीज है 2 इवेंट्स में। करेक्ट है? ठीक है साहब, तो पहले तो 9 को देखते हैं। तो ये गेटिंग 9 तो क्या हो जाएगा, 2 6 तक के तो नहीं आएगा, 3 6 आ जाएगा, 4 5 आ जाएगा, 5 4 आ जाएगा, 6 3, ये 9 सम आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 9 इक्वल टू हो जाएगा 4/36 1/9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 9 8/9, ये तो हो गया। करेक्ट है? 9 आने की सम प्रोबेबिलिटी 1/9 और नॉट गेटिंग 9 8/9। ठीक है, अब आते हैं ए एंड बी थ्रो अ पेयर ऑफ डाइस। तो अब क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, तो अगर ए ने 9 थ्रो किया, दैट ए थ्रोज 9, इसको मैं पी ऑफ ए से रिप्रेजेंट करता हूँ, ये 1/9 हो जाएगा। सिमिलरली पी ऑफ बी में इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, दैट बी थ्रोज 9, इसको मैं 1/9 से रिप्रेजेंट करता हूँ। पी ऑफ ए समझ में आया क्या है? 1/9। इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि ए ने 9 थ्रो किया है। पी ऑफ बी 1/9, इसका मीनिंग है कि बी ने अब 9 थ्रो किया है। तो यहाँ से पी ऑफ ए नॉट मिल जाएगा, ए नॉट 8/9, और यहाँ से पी ऑफ बी नॉट मिल जाएगा 8/9। ए नॉट और बी नॉट का क्या मतलब हुआ? ए नॉट का मतलब ए ने 9 थ्रो नहीं किया है, मतलब 2 डाइस को हम थ्रो कर रहे हैं तो उनका सम 9 नहीं आ रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 8/9। वैसे ये बी नॉट की 8/9। ये हो गया बात, यहाँ तक के कोई इश्यू नहीं है। अब आते हैं ए बिगेन्स कर रहा है, तो या तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल लीजिए, बाद में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल लीजिए, या फिर डायरेक्टली आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। चलिए बी निकालते हैं इस बार। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में हमने ए भी निकाला और बी भी निकाला, इस बार स्ट्रेट फॉरवर्ड बी का निकाल लेते हैं। तो बी कब कब विन होगा? देखो बी पहले स्टार्ट कर रहा है ए से, तो बी सेकंड थ्रो में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विंस, मतलब कौन कौन से थ्रो आएंगे बोलो? सेकंड होगा, सेकंड में नहीं होगा तो फोर्थ में होगा, फोर्थ में नहीं होगा तो सिक्स में होगा, और लाइक दैट। भाई सेकंड में होगा या तो फोर्थ में जीतेगा या तो फिर सिक्स में जीतेगा। अगर बी जीतना ही है तो वो सेकंड थ्रो में जीतेगा, या तो फोर्थ थ्रो में जीतेगा, या तो सिक्स थ्रो में जीतेगा, एंड लाइक दैट। ठीक है सर, तो इसका मतलब हो गया कि प्रोबेबिलिटी ए फर्स्ट थ्रो में जीता नहीं और बी सेकंड में जीत गया। सेकंड थ्रो का मतलब ये, प्लस और का मतलब है तो प्लस हो जाएगा। ए ने भी नहीं जीता, बी ने भी नहीं जीता, फिर ए ने नहीं जीता, और फिर बी ने जीता, एंड लाइक दैट। जैसे कि मैंने बोला था, जब हम इन्फिनाइट जीपी की बात करते तो सिर्फ 2 टर्म्स की जरूरत पड़ती है, तीसरे की जरूरत नहीं है, तो 2 ही लिखो। अब ये चूंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स का कॉन्सेप्ट हम अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स के तीसरे और चौथे लेक्चर्स में है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या है बताने की जरूरत नहीं है। ए और बी इंडिपेंडेंटली डाई को थ्रो करेंगे, करेक्ट है कि नहीं? हाँ,
तो अब ये कोई मसला नहीं है। अच्छा, फिर ये अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ये भी अब बताने की जरूरत नहीं है। मतलब पी ऑफ ए नॉट इंटू पी ऑफ बी हो जाएगा। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम आंसर लिखते हैं। ए नॉट मतलब 8/9 इंटू 1/9, यहाँ आ जाइए 8/9, फिर 8/9, फिर 8/9 और आ जाएगा 1/9 एंड लाइक दैट। अब ये दो टर्म्स मिले जिसमें से ये फर्स्ट टर्म फिक्स हो गया, ए फिक्स हो गया। अब यहाँ से ए को हटा के बचा हुआ आर हो जाएगा। ये रीअरेंजमेंट बराबर करना, तो ये ए हो गया 8/81, 8/81 मतलब इसको और इसको फिक्स कर दीजिए तो ये ए हो गया। मतलब 8/9 का स्क्वायर आपका आर होगा। मतलब ये क्या हो जाएगा 8/81 प्लस 8/81 प्लस, ठीक है, रीअरेंज कर रहे हैं हम लोग। 8/81 प्लस 8/81 इंटू 8/9 का स्क्वायर। तो अगर आप इसको देखें तो ये बन गया ए प्लस ए आर, तो आर ये सिचुएशन में आ गई, तो ये बन गया आर 8/9 का स्क्वायर, 8/9 का स्क्वायर आर बना। तो अब इन्फिनाइट जीपी का कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, ठीक है साहब। इन्फिनाइट जीपी का कॉन्सेप्ट यहाँ आ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिख रहा होगा, ठीक है। a/1 माइनस आर, ए कितना है आपका 8/81, 1 माइनस यहाँ से 8/9 का स्क्वायर, 8/9 का स्क्वायर। क्लियर हो गई। अब कैलकुलेशन में तो कोई इश्यू नहीं है किसी को भी, तो ये हो जाएगा 8/81 और ये हो जाएगा 9 कितना होता है 81 माइनस 8/81, 81 नीचे का कैंसिल हो गया, ठीक है। इधर आ जाते हैं 8/81 में से 8 गया 72, 73, 8/73। इफ कैलकुलेशन इज ओके। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विंस, कैलकुलेशन देखो, थोड़ा सा कैलकुलेशन मैंने गड़बड़ किया है। 8/9 मतलब 81 माइनस 64 हो गया, 64 करेक्ट है, 64 होगा। 9 मतलब 81, 81 माइनस 8 का स्क्वायर 64 करेक्ट है। 64 यहाँ से गए तो ये बचेगा 70, 8/17 इसका आंसर आएगा, ठीक है, करेक्ट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, नोट कर लेना इसको जरूर। ओके, इस क्वेश्चन को देखिए और इसको समझने की कोशिश करना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत काम का क्वेश्चन है आपके लिए। थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें, वो क्या है, अ पेयर ऑफ डाइस। अभी तक के हमने सब पेयर ऑफ डाइस में ही बात की है। और अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल टुगेदर टिल अ सम ऑफ आइदर 5 और 7 इज ऑब्टेन। अब थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन का सेंस बदल गया है प्रीवियस 2 क्वेश्चन से, करेक्ट है। ओके, अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल टुगेदर टिल अ सम ऑफ आइदर 5 और 7 इज ऑब्टेन। तो एक प्रकार से 2 इवेंट्स है या 2 पर्सन है, 5 सम आना चाहिए या सम 7 आना चाहिए। तो वो 2 पर्सन के जैसे आप इसको कंसीडर कर लीजिए या 2 इवेंट्स के जैसे कंसीडर कर लीजिए। तो एक काम कर लेते हैं, पी ऑफ ए मैं मान लेता हूँ गेटिंग सम 5 ये मान लेते हैं। अब 5 की कौन कौन से होंगे वो देख लो। तो 5 के लिए आउटकम्स होंगे, 1 से स्टार्ट करते हैं तो 1 4 आएगा, ठीक है। 2 से स्टार्ट करते 2 3 आएगा, 3 से स्टार्ट करते 3 2 आएगा, 4 से स्टार्ट करते 4 1 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी इसकी समझ में आ गई, 4/36 मतलब 1/9 ये हो गया, ठीक है साहब। ये पी ऑफ ए हो गया। बस ये मीनिंग को समझो, पी ऑफ ए का मतलब क्या है, गेटिंग सम 5। तो पी ऑफ बी का मतलब मैं इसको लिख लेता हूँ गेटिंग सम 7। अब गेटिंग सम 7 को देखते हैं तो 1 6 आएगा, 2 5 आएगा, 3 4 आएगा, 4 3 आएगा, 5 2 आएगा और 6 आएगा। 1 2 3 4 5 6 है टोटल आउटकम। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 6/36 और ये हो गया 1/6। आई होप दैट किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ये प्रोबेबिलिटीज मैंने कैसे निकाली है, ठीक है। ये सम 7 है और ये सम 5 है और ये क्या बोला है कि गेटिंग सम को मैंने ए इवेंट से रिप्रेजेंट किया है, गेटिंग सम को मैंने बी इवेंट से रिप्रेजेंट किया है।
यहाँ तक तो कोई इश्यू नहीं है। अब मुझे जो क्वेश्चन में पूछा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 5 कम्स बिफोर 7, इसको अंडरलाइन करो। अंडरलाइन क्वेश्चन आपने नोट किया है, इसको अंडरलाइन करो या हाईलाइट करो। इससे आपको ये स्ट्रेट फॉरवर्ड समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन में क्या हिडन कॉन्सेप्ट है। 5 कम्स बिफोर 7, इसको कैसे पता करेंगे? ओके, तो देखिए अब आप पहली बार थ्रो करते हैं ना तो 5 आना चाहिए, इसका ये मतलब है। और सेकेंड बार थ्रो करते हैं तो फिर 7 आना चाहिए, 7 नहीं आना चाहिए, 5 भी नहीं आना चाहिए। फिर थर्ड टाइम पे 5 आना चाहिए, फिर फोर्थ टर्म पे ना तो 5 आया ना 7 आया, फिर ना 5 आया ना 7 आया, लाइक दैट। इस प्रकार से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो इसका मतलब एक नया इवेंट को सर्च आउट करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। एक नया इवेंट क्या आया? गेटिंग नाइदर 5 नॉर 7, ये आपके सेकंड में आएगा। नाइदर 5 नॉर 7, इस बार ये आपके सेकंड, मतलब सब सेकंड थ्रो करते हैं। फर्स्ट थ्रो किया आपने तो 5 आ गया या 5 नहीं आया, लेकिन जब आप सेकंड थ्रो करते हैं ना तो 5 भी नहीं आना चाहिए और 7 भी नहीं आना चाहिए। फिर आप थर्ड में 5 को चेक करेंगे, करेक्ट है कि नहीं? हाँ, तो गेटिंग नाइदर 5 नॉर 7 की प्रोबेबिलिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड निकल जाएगी। 4 और 6 10 गए तो 26, 26/36, 13/18, ये 13/18 हो जाएगा इसका। 26 टोटल आउटकम्स होंगे जब 5 और आपके 7 नहीं आएंगे। 5 और 7 नहीं आएंगे तो रिमेनिंग आपके जो बचेंगे वो 26 बचेंगे, 26/36 हो जाएगा। ठीक है साहब, अब आते हैं तो अब जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 बिफोर 7, इसको हम कैसे लिखेंगे? फर्स्ट थ्रो किया 5 आ गया, नहीं तो फिर सेकेंड और थर्ड में, नहीं सेकेंड थ्रो में न तो 5 आया न तो 7 आया, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा आ गया, मतलब सी आ गया। फिर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फिर वैसे ही 5 नहीं आया, 5 नहीं आया, 5 आया एंड लाइक दैट। मैं एक बार फिर एक्सप्लेन करता हूँ इसको। देखो, गेटिंग 5, फर्स्ट थ्रो में ही सम 5 आ गया, सेकेंड थ्रो में 5 तो नहीं आया लेकिन 7 भी नहीं आया, न तो 5 आया न तो 7 आया, कोई दूसरा आ गया, मतलब सी आ गया। फर्स्ट वाले थ्रो में न तो 5 आया न तो 7 आया, ये फर्स्ट वाले में। फिर सेकेंड में ए ने 5 थ्रो कर दिया, या फिर फर्स्ट में भी 5 और 7 को छोड़कर कोई दूसरा आया, सेकेंड थ्रो में भी 5 और 7 को छोड़कर कोई दूसरा आया, और फिर थर्ड थ्रो में 5 आया। ये है इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अब प्रोबेबिलिटी क्या रहती है? पी ऑफ ए, और ये है 13/18, ये फिर आ गया 1/9। तीसरे की जरूरत ही नहीं है हमको, तीसरे की क्या जरूरत है? ठीक है साहब, तो ये बन गया ए और ये आपका बन जाएगा आर, क्योंकि ये बन गया था ए। ठीक है, ए आर हो गया, तो यहाँ से ये सब आ जाएगा A/1 - आर। ए है आपका 1/9, 1 - 13/18। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। कैलकुलेशन किया तो 1/9, 18 - 13 मतलब 5/18, 1/9 × 18/5, 9 से 2 बार करके आंसर आएगा 2/5। आप कैलकुलेट कर लीजिए अपने लेवल पर, तो आंसर आया 2/5। तो सी, ये क्वेश्चन 5 कम्स बिफोर 7, और इसी क्वेश्चन को सेकंड बनाया था। लिखिए होमवर्क में, प्लीज नोट डाउन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 7 कम्स बिफोर 5। ये सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा, 7 कम्स बिफोर 5। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को तो आप नोट कर लीजिए। ये 5 कम्स बिफोर 7 है, 7 कम्स बिफोर 5, तो यहाँ आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, यहाँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी ही रहेगा, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, और इस प्रकार से चलेगा। करेक्ट है कि नहीं? लेकिन अब यहाँ पे आपको जो अंडरस्टैंड करना है वो ये करना था कि 5 कम्स बिफोर 7 का मीनिंग क्या है, या 7 कम्स बिफोर 5 का मीनिंग क्या है। इवेंट्स आपने कैसे बनाया, ए बी और सी, ये इंपॉर्टेंट था।
फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि आपने फर्स्ट थ्रो में ही सम 5 ला लिया, या फिर फर्स्ट थ्रो में 5 सम नहीं आया और नहीं 7 सम आया। फर्स्ट थ्रो में ना तो 5 आया ना तो 7 आया, कोई दूसरा आ गया। तो ये देखो ये P ऑफ C। और फिर सेकंड थ्रो में सम 5 आया, ये फिर फर्स्ट थ्रो में भी सम 5 भी नहीं आया 7 भी नहीं आया, सेकंड थ्रो में भी सम 5 भी नहीं आया 7 भी नहीं आया, और फिर थर्ड में 5 आया। गॉट द पॉइंट। आई होप दैट आप लोग इस चीज़ को समझ रहे होंगे। करेक्ट है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 2 के इवेंट्स में हमने ये विनिंग और लूजिंग के प्रॉब्लम्स किए हैं। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जिसमें 3 इवेंट्स होंगे और फिर इसको फिनिश कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आपने विनिंग और लूजिंग के कॉन्सेप्ट को समझ लिया है और जीपी कैसे यहाँ यूज होता है इसको भी चेकआउट कर लिया है। इन्फिनाइट जीपी का सम का फार्मूला हमको यूज करना पड़ता है, लेकिन इवेंट को बनाना और आइडेंटिफाई करना ये बहुत जरूरी है, ठीक है। इंडिपेंडेंट इवेंट का कॉन्सेप्ट कैसा है, क्योंकि हम थ्रो कर रहे हैं कॉइन्स को या फिर डाई को। throwing a coin or throwing a die by the different persons, or how many times we are throwing the coin or die, are always in independent events। कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले थ्रो में किसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी, उसका कोई असर नहीं होगा तीसरे थ्रो पर या चौथे थ्रो पर या सेकंड थ्रो पर। तो इवेंट्स इंडिपेंडेंट थे। एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद जीपी का कॉन्सेप्ट कि इन्फिनाइट जीपी कैसे बनेगी। क्लासिकल डेफिनेशन यहाँ वर्क नहीं कर सकता क्योंकि सैम्पल स्पेस फाइनाइट नहीं है, तो यहाँ पे आपको एक्सियोमेट्रिक अप्रोच पे जाना पड़ता है, ठीक है कि नहीं। ये सारी बातें क्लियर हो गई, ठीक। अब ये 3 इवेंट्स के क्वेश्चन पे देखते हैं। एबीसी इन ऑर्डर टॉसेस अ कॉइन। ऑर्डर मतलब पहले ए थ्रो कर रहा है, फिर बी थ्रो कर रहा है, फिर सी थ्रो कर रहा है, कॉइन को थ्रो कर रहा है। फर्स्ट वन टू थ्रो अ, ये फर्स्ट वन टू थ्रो अ हेड विंस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब ए थ्रोइंग हेड, ये तो हो जाएगी 1/2। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सेम चीज 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 1/2। तो ऑटोमेटिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए का क्या मतलब हुआ, ए नॉट थ्रो हेड 1/2, लाइक दैट। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट बी 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी नॉट बी 1/2। अब मीनिंग ही इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मीनिंग हुआ कि ए ने हेड थ्रो किया है, ये हमने अंडरस्टैंड किया, समझा। ए नॉट का मतलब ए ने हेड थ्रो नहीं किया है तो टेल थ्रो किया है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2। एंड लाइक दैट बी एंड सी कोई इशू नहीं है। ए स्टार्ट कर रहा है गेम को, सभी की प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विंस मतलब थ्रोइंग हेड। अब ए स्टार्ट कर रहा है मतलब फर्स्ट में वो विन होगा सीधा सीधा, या फिर फर्स्ट में नहीं विन होगा, बी ने भी विन नहीं किया, सी ने भी विन नहीं किया, तब जाके वो फोर्थ में विन होगा। ये बात समझ में आ गई। यहाँ पे भी हेड नहीं आया, ए ने जब थ्रो किया तो हेड नहीं आया, बी ने थ्रो किया तो भी हेड नहीं आया, सी ने थ्रो किया तो भी हेड नहीं आया। अब चौथे में एक को चांस मिला तो थ्रो किया और हेड आ गया। अगर चौथे में भी वो हेड नहीं थ्रो करता है तो फिर उसके बाद में 5वें में, 6वें में, 7वें में ऐसे करते हुए वो प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, सैंपल स्पेस इन्फिनाइट बनेगा। करेक्ट है कि नहीं। हाँ, तो अब इन्फिनाइट जीपी का कॉन्सेप्ट आना है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स का कॉन्सेप्ट आना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो 1/2 है, और यहाँ आ जाएगा नॉट 1/2, इसकी भी 1/2, इसकी भी 1/2 और इसकी 1/2। इन्फिनाइट जीपी के 2 टर्म्स की जरूरत पड़ती है। ये ए हो जाएगा, अगर ये ए है तो ये बच्चे भी है, ये आर हो जाएगा। आर मतलब 1/8। इसका फार्मूला लगा दिए A/1 - आर। ए है 1/2, 1 - 1/8, 1/2, 8 - 1 मतलब 7/8, 1/2 इंटू 8/7, 4/7 इसका आंसर होगा डियर स्टूडेंट। ए के विन होने की प्रोबेबिलिटी 4/7। अब ए की प्रोबेबिलिटी तो बी की डायरेक्ट अभी नहीं निकल सकती क्योंकि यहाँ पे 3 इवेंट्स है। करेक्ट है ना। तो अब बी की भी निकाल लीजिए, बाद में सी डायरेक्टली निकल जाएगा। तो नोट कर लिए, इसको नोट कर लेंगे। और आप बी की निकालते हैं तो बी की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, बी तो आपका सेकंड थ्रो में ही जीतेगा और आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए बी को निकाल देते हैं। आई होप दैट सबने इसको नोट कर लिया है, ठीक है। मैं मिटा देता हूँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विंस,
अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मीन्स मतलब ए ने विन नहीं किया है और बी ने विन कर लिया है सेकंड में, या फिर फर्स्ट में ए नहीं आया, बी भी नहीं आया, सी भी नहीं आया, ए भी नहीं आया और फिर बी ने विन कर लिया है, लाइक दैट। मतलब सेकंड थ्रो में बी विन करेगा या फिर फिफ्थ थ्रो में बी विन करेगा एंड लाइक दैट द थिंग्स विल कंटिन्यू। करेक्ट है? अच्छा साहब, ठीक है। तो ये तो हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट 1/2, यहाँ पे भी 1/2, यहाँ 1/2, 1/2, 1/2 और 1/2। तो देखो 1/4 आपका ए हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, बचा हुआ आपका आर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए अपॉन 1 माइनस आर, ए हो गया 1/4, 1 माइनस 1/8, 1/4, 7/8, 1/4 इंटू 8/7, 2/7, ये हो गया 2/7। अब आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी निकाला और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी निकाल लिया, तो सी अब डायरेक्टली निकल सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना था? 4/7 था। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आया? 2/7 आया। ऑटोमेटिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना आएगा? 1/7 आ जाएगा। तीनों के सम प्रोबेबिलिटी 1 आनी चाहिए ना, तभी तो 1 आता है। ठीक है ना, सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी इज 1। तो 4/7, 2/7 और 1/7। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा प्रॉब्लम्स ऑन विनिंग एंड लूजिंग बेस्ड ऑन द सम ऑफ इन्फिनाइट जीपी, of course independent events, and definitely countably infinite sample space. Correct है कि नहीं? Thanks for watching.